गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन लास्ट क्लास हमने एच से एक्सप्लेनेशन बाकी रखा था। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द सेम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एच के ऊपर। व्हाट इज इट? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नीचे दिए गए सवाल का डिटेल में आंसर दीजिए, लंबा चौड़ा आंसर दीजिए जितना हो सके उतना। What is common between ocean current, sea breeze and land breezes? How are these created? कौन सी चीज कॉमन है बिटवीन किन किन के बीच में? ओशन करंट्स, समंदर में जो लहरें आती हैं उनके, सी ब्रीज, समंदर जो हवाएं फेंकती है, फूंक मारती है वो, और लैंड ब्रीज, जमीन जो फूंक मारती है वो। हाउ आर दिस क्रिएटेड, और ये कैसे बनते हैं? सो इसका अच्छे से आंसर ऐसे लिखना है। कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कन्वेक्शन एक गर्मी को बहाने का तरीका है इन अ फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड नहीं, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैसेस। दोनों चीजें फ्लूइड के अंदर ही आती है, ठीक है। उन दोनों के लिए एक कॉमन नाम है फ्लूइड, in which the particles themselves carry heat from one region of the fluid to the another region। जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, वो गर्मी को अपने साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह खुद जाते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं ताकि गर्मी बढ़े या गर्मी पास हो। हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करंट्स। तो यहाँ पे गर्मी जो पास ऑन हो रही है उसी को कन्वेक्शन बोला जाता है और उसी की वजह से समंदर में लहरें आती हैं। सी ब्रीज होती हैं, मतलब समंदर जो फूंक मारता है, और जमीन जो फूंक मारती है लैंड ब्रीज, वो भी इसी की वजह से होता है। इन द कोस्टल एरिया, समंदर के किनारे, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी। तो समंदर के किनारे जमीन जो होती है वो समंदर के कंपैरिजन में जल्दी से ज़्यादा गर्म हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सनरेज, सूरज की किरणों की वजह से। द एयर जस्ट अबव द लैंड ऑल्सो बिकम्स हॉट एंड राइजेस। तो जमीन के ऊपर जो हवा है वो भी जमीन के साथ साथ गर्म हो जाती है और ऊपर के तरफ बढ़ने लगती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी स्टार्ट्स ब्लोइंग टूवर्ड द लैंड। तो वो ऊपर जाने की वजह से जहाँ वहाँ पे जो वैक्यूम बन जाता है उसको भरने के लिए समंदर से ठंडी हवाएं वहाँ पे आ जाती है और ऐसे लगता है कि समंदर फूंक मार रहा है। टू टेक इट्स प्लेस, उसकी जगह ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, और इसी को समंदर का फूंक मारना भी कहा जाता है। एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, और रात के वक्त जमीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट्स ब्लोइंग टू रिप्लेस द वार्म एयर अबव द सी। और समंदर के ऊपर जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर जाने की वजह से अभी समंदर के ऊपर वैक्यूम बन जाता है और जमीन की ठंडी हवाएं उसकी जगह ले लेती है, जिससे ऐसे लगता है कि जमीन समंदर को फूंक मार रही है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, और इसी का जमीन का फूंक मारना कहा जाता है। ओशन करंट्स रिजल्ट फ्रॉम वेरिएशन इन वाटर टेम्परेचर। समंदर के वेव से ही, तरंगों से ही पानी के टेम्परेचर में फर्क आता है, या फिर पानी ठंडा या गर्म होता है, ऐसे भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारे पास है उसका स्ट्रक्चर समझाइए विथ फिगर ऑफ कोर्स। द क्लिनिकल थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय सर थॉमस क्लिफर्ड एल्बर्ट इन 1866। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको खोजा किसने था, बनाया किसने था? तो सर थॉमस क्लिफर्ड एल्बर्ट ने 1866 में। इट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। इसका इस्तेमाल शरीर का तापमान नापने के लिए किया जाता है। इट इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर, इसके अंदर मर्क्यूरी रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब से बना हुआ होता है, विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड कंटेन्स मर्क्यूरी फिल्ड ग्लास बल्ब एट द अदर। वो एक जगह से क्लोज होता है और दूसरी जगह पे मर्क्यूरी का एक बल्ब होता है, मतलब मर्क्यूरी भरने की जगह होती है। नियर द बल्ब अ स्मॉल बैंड और किंक इज प्रेजेंट, वो बल्ब के नजदीक ही छोटी सी किंक या बैंड दी गई होती है। इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी इन द बल्ब ऑन द विड्रॉइंग द थर्मोमीटर फ्रॉम पर्सन्स द बॉडी।
और यही किंक और बैंड की वजह से जब आप बॉडी का टेम्परेचर नाप के उसको बाहर निकालते हो तो वो मर्क्यूरी को वापस जाने से रोकता है, जिसकी वजह से आपको वक्त मिल जाता है टेम्परेचर को लिखने का या टेम्परेचर को देखने का, तो वो होल्ड अप करता है थोड़े वक्त के लिए। इट हैज मार्किंग फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इस क्लिनिकल थर्मोमीटर के ऊपर लिखा हुआ होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस एक तरफ, और दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट में दिया गया होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन द लॉन्ग ग्लास ट्यूब विद द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, दोनों तरफ, एक तरफ सेल्सियस स्केल दिया होता है, दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट स्केल। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मार्क विथ अ रेड एरो। वहाँ पे जो सामान्य तापमान है शरीर का, इंसानी शरीर का, वो लिखा हुआ होता है रेड कलर से, रेड कलर की लाइन दी गई होती है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पे फिगर नहीं दी गई, आपको फिगर नोटबुक में बनानी है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लो ऑफ हीट? आप गर्मी को बहने से क्या मतलब समझते हो? व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर? गर्मी को बहाने के किन कौन कौन से रास्ते हैं? एक्सप्लेन इट ब्रीफ, उसको अच्छे से समझाइए। हीट फ्लो इज ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। गर्मी का बहाव, गर्मी की जो ऊर्जा है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से तापमान में बदलाव आ जाता है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। जो गर्मी है वो गर्म चीज से होते हुए ठंडे चीज में बहती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन टेक प्लेस इन 3 वेज। किसी भी चीज को, गर्मी को बहने के 3 रास्ते हो सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये गर्मी बहने का एक रास्ता है थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, जिसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल खुद कहीं पे नहीं जाते। द कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स के वाइब्रेट, कंपन होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह गर्मी को पहुंचाते हैं। व्हेन पार्टिकल्स रिसीव हीट, जब भी वो परमाणु, अणु, पार्टिकल्स गर्मी को लेते हैं, इट इंक्रीजेस देयर वाइब्रेशन। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ही ज्यादा वाइब्रेशन होगा एंड दे गेट कोलाइड विद द नेबरिंग पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वो अड़ोस पड़ोस वाले पार्टिकल से टकराते रहेंगे और गर्मी बढ़ती रहेगी। द नेबरिंग पार्टिकल्स टू स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड टर्न। तो बाजू वाले पड़ोसी पार्टिकल भी इसी टकराव की वजह से खुद भी वाइब्रेट करने लगते हैं और वो बाजू वाले को वाइब्रेट करते लगते हैं, और ऐसे ही चेन चलती जाती है। ट्रांसफर द वाइब्रेशंस टू देयर नेबर्स एंड सो ऑन, और ये चलता जाता है। पासिंग ऑन द हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर, और इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह गर्मी पहुंचती है। दिस वे हीट रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द सब्सटेंस, और ऐसे ही करके पूरे सब्सटेंस, पूरे बॉडी में गर्मी पहुंच जाती है। कन्वेक्शन की बात करते हैं। इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये भी गर्मी को बहाने का एक रास्ता है। इन अ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब होता है हवा, पानी, यानी हवा और लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, in which the particles themselves carry heat from one region of fluid to the another। इसमें तो पार्टिकल खुद गर्मी को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है और टकराता है। In convection, particles of the fluid near the source of heat receive the heat and move away from the source। यहाँ पे पार्टिकल जो गर्म चीज या ठंडी चीज है वहां से गर्मी लेके दूसरी जगह जाके उसको पास ऑन करते हैं। Now the other particles from the colder end of the fluid move in and take their places। तो जो ठंडे पार्टिकल्स हैं वो अभी गर्म चीज के पास आएंगे गर्मी को लेने के लिए, और ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। They also absorb heat and move away and are replaced by the particles from the colder part। वो भी गर्म होके ऊपर जाके दूर चले जाएंगे और उनकी जगह नए ठंडे पार्टिकल्स आएंगे और वो भी गर्मी ले लेंगे। This process continues until all the fluid becomes hot। और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक हर जगह एक समान तापमान नहीं हो जाता। रेडिएशन, इट इज अ मोड ऑफ
ट्रांसफर ऑफ हीट, ये भी गर्मी को बहाने का एक तरीका है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे गर्मी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में बहती है इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल मीडियम, और यहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन ऑफ हीट रिक्वायर्स नो मटेरियल मीडियम, रेडिएशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। द हीट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, यहाँ पे गर्मी सीधा सोर्स से होते हुए चीज तक आता है विदाउट एनी मीडियम। द हीट फ्रॉम द सन रिचेस अस एज अ रेडिएशन सिंस देयर इज नो पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द स्पेस। सूरज की गर्मी पृथ्वी तक कोई भी चीज बीच में ना होते हुए भी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। स्फीयर टू कंडक्ट हीट, ताकि वो गर्मी को बहा सके। ठीक है, सो इट इज अ रेडिएशन। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। कैन एन ऑब्जेक्ट बी कोल्ड एंड हॉट एट द सेम टाइम, क्या कोई चीज एक ही वक्त पे ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है? हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, आप इस चीज को किसी एक्टिविटी के जरिए कैसे समझा सकते हो? The object can be cold or hot at the same time depending on the temperature of the object is being compared with. कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो जानना हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस बॉडी को हम किसके साथ तुलना कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। The following activity is helpful in understanding the concept of hot and cold. नीचे एक एक्टिविटी दी है जो आपको समझने में मदद रूप होगी कि कौन सी चीज़ गर्म है या कौन सी चीज़ ठंडी है। ये चीज़ हमने एक्टिविटी की थी, वो पानी में हाथ डालने वाली है कि नहीं, तो वही है। टेक 3 बीकर्स ऑफ द सेम साइज, 3 बीकर लीजिए, 3 बकेट लीजिए, 3 टम्बलर लीजिए, जो भी अवेलेबल है उसको लीजिए। फिल 1 बीकर विथ नॉर्मल टैप वाटर, उसमें से एक को आपके घर में वो नलके से जो भी पानी आ रहा है उसी पानी को भरिए। द सेकेंड विद द इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म वाटर, उसमें से दूसरे टम्बलर को, बकेट को गर्म पानी भरिए। और थर्ड विद आइस कोल्ड वाटर, और तीसरे को बर्फ वाले पानी से भरिए। डिप योर हैंड इन द वार्म वाटर फॉर द सम टाइम एंड रिमूव इट एंड देन डिप इट इन द बीकर विथ नॉर्मल वाटर, आप थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में अपना हाथ रखिए और उसके बाद हाथ बाहर निकाल के 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल टैप वाटर में अपना पानी रखिए, तो वो पानी आपको ठंडा लगेगा। नॉर्मल टैप वाटर, यू विल फील द नॉर्मल वाटर एज अ कोल्ड, जो सामान्य पानी है वो भी आपको ठंडा लगेगा। दिस इज बिकॉज द नॉर्मल वाटर इज कोल्डर देन द वार्म वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो सामान्य पानी है वो गर्म पानी से तो ठंडा ही है, तो उसके कंपैरिजन में ये पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। नेक्स्ट, पुट द सेम हैंड ऑन द कोल्ड वाटर एंड पुट इट इनटू सम नॉर्मल वाटर, उसके बाद अपना हाथ जो बर्फ वाला पानी है उसके अंदर रखिए 1-2 मिनट तक, उसके बाद उसको निकाल के फिर से जो टैप वाटर था उसी के अंदर अपने हाथ को रखिए, तो आपको यही टैप वाटर गर्म महसूस होगा। दिस इज बिकॉज नॉर्मल वाटर इज हॉटर देन द कोल्ड वाटर, यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सामान्य पानी जो बर्फ वाले पानी है उससे तो गर्म ही है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स, इसी वजह से हमें पता चलता है कि गर्म होना या ठंडा होना रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब आप किससे कंपेयर कर रहे हो उसके ऊपर है। कोई भी चीज गर्म हो सकती है, कोई भी चीज ठंडी हो सकती है। ठीक है, गर्म और ठंडा किसके कंपैरिजन में है वो मायने रखता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। यहाँ पे 3 हॉट्स पॉइंट है, उसको भी आपको लिखना है क्योंकि इट इज ऑन योर ऑब्जर्वेशन कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उसके ऊपर है। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे होती है कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको अभी अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। मैं कोई भी एक दिन पसंद करूँगा नोटबुक मंगवाने के लिए। ठीक है, तो बेहतर यही है कि एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड कंप्लीट योर नोटबुक, वरना बाद में ऐसे मत बोलना कि मैं अलग से टाइम दूंगा। चैप्टर कंप्लीट मतलब नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, विथ चैप्टर ओनली, जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हुआ वही लास्ट डे है आपका नोटबुक कंप्लीट करने का। ठीक है,
So you should and you must complete your notebooks. I will ask for the notebooks any day coming. ठीक है, आने वाले किसी भी दिन को मैं मांग लूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।